हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके रीट हुई थी आपकी पात्रता जुलाई में। तो जुलाई मंथ की बात कर रहे हैं हम। तो जुलाई मंथ में आपके 4 शिफ्टों में क्वेश्चन पेपर हुए थे। यानी पहली शिफ्ट में हुआ था वो लेवल फर्स्ट का था, और बाकी जो 3 शिफ्टें हुई थी वो लेवल 2 की हुई थी, जिसमें आपकी साइंस, मैथ और एसएसटी होती हैं। तो हम इन सभी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। तो हम शुरुआत जो लेवल फर्स्ट का उसी में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें देखो सीडीपी कॉमन रहती है सभी की, और लैंग्वेज के रूप में जो भी भाषा लेते हैं आप फर्स्ट और सेकंड, ये भी कॉमन रहते हैं। ये 90 क्वेश्चन कॉमन रहेंगे। बाकी इसमें 30 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, और बाकी आपके ईवीएस जो एनवायरमेंट स्टडी है इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो सभी देख लेंगे, और बाकी हम 3 शिफ्ट होंगे तो देखेंगे वो लेवल 2 वाले। तो जो सीडीपी से स्टार्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि सीडीपी से ही स्टार्ट होंगे आपके 30 क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो लैंग्वेज आएंगे हम उन्हें करेंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन पेपर था ये आपके लेवल फर्स्ट का था, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि इसमें बताना है आपको, जो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन है सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो हम कहेंगे इसमें आपके बच्चे ही महत्वपूर्ण होते हैं, यानी जो आपके चाइल्ड है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये पूछा था कि बार बार बच्चों को सज़ा से बचने या इनाम पाने के लिए या सीखने की गतिविधि में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है। आप इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर है कि आरटी एक्ट अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम निर्धारित किए गए हैं। तो ये आरटी एक्ट के अनुसार इसमें प्रति सप्ताह काम के निर्धारित किए गए हैं, तो वो 45 घंटे होंगे, और इसमें भी तैयारी का समय आपका इसी में इंक्लूड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर का है, इनमें से कौन सा है एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है। यानी इसमें से एक भिन्न है वो चूज करना है। जैसे विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, लेकिन जो अभिक्षमता है ना, ये एप्टीट्यूड, ये तो आपका जन्मजात होता है और इससे कोई लेना देना नहीं होता है आपके उत्तम परीक्षण का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो 5 नंबर है, वो इस प्रकार पूछा है इसमें कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए और क्या होता है, आपको बताइएगा। इन सभी ऑप्शनों को पढ़िएगा। हम कहेंगे उस सीमा तक फीडबैक आपको प्रदान करना है जहां तक हम उत्पादनशीलता जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या करेंगे। तो छात्र, आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम कहेंगे छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया यानी इंटरेक्ट करेंगे, यानी जो भी इंटरेक्ट करेंगे उसे ही हम प्रोत्साहन में लेंगे, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी हम इसे बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, तो हम क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और इसे ही प्रमोटिंग करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है कि क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। यानी जो एक्शन रिसर्च होता है इसका मीन्स क्या है। तो इसका मतलब होता है, आप देखेंगे अर्थ, कि एक शोध जिसमें हम तत्काल समस्या का हल किया जा सके, तो इसे ही कहते हैं हम एक्शन रिसर्च। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि फैसिलिटेटर होना चाहिए, एक सुविधा प्रदाता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें बताना है विकास है फिल इन द ब्लैंक से फिल इन द ब्लैंक्स की ओर होता है। हम कहते हैं विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, देखो आप एक काम कीजिए, इसे इंग्लिश में भी रखिएगा और इसमें भी, जिससे कि आसानी हो पहचानने में। जो आप जानते हैं उसे ही लगा लीजिएगा, जिससे कि आसानी होगी आपकी पहचानने में। जो ऑप्शन इंग्लिश के दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले, ये कूट है, ठीक है, यही मिलान करने हैं, और ये आपके दे रखे हैं आपके मिलान करने के लिए। तो देखिएगा इसमें क्या देखते हैं, जी कह रहा है सिर से पैर की ओर जो क्रम होता है ना, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेपेलोकोडल बोलते हैं। तो इसमें देखिए सेपेलोकोडल किस ऑप्शन में, 2 नंबर ऑप्शन में, ध्यान से देख रहे हो ना आप। तो इसमें सेपेलोकोडल है, ये 2 नंबर ऑप्शन में। इसकी विशेषता होती है कि सिर से पैर की ओर इसका विकास होता है, तो 2 का ए हो जाएगा। समीप दूराभिमुख का मतलब होता है प्रॉक्सिमो डिस्टर, इसका मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर। अब देखिए केंद्र से बाहर की ओर, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि, तो ये इससे मिल जाएगा। तो पहले का डी किस में है, पहले का डी देखो पहले में भी है और डी में भी है।
अब देखिएगा 2 का एक कौन सा है, 2 का ए, 2 का एक इसमें है, देखो ऑप्शन नंबर 1 में ही है। अब बाकी बचे बी और सी, 3 का बी हो जाएगा, 3 का बी ये वाला हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं जो अंतर्वैयक्तिक भिन्नता होती है वो विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। बाकी जो अंतरावैयक्तिक विशेषता होती है वो होती है किसी भी बच्चे में विकास की दर है विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपके वातावरण और आपके आनुवंशिकी ये दोनों से ही संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं वो चूज करने हैं। जैसे कि आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे, इसमें से गलत है वो चूज करने हैं। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, तो ये तो गलत कथन है क्योंकि हमें ये समझना चाहिए। तो ये एक तो ये गलत हो गया। बच्चा एकीकृत पूर्ण रूप में विकसित होता है। बच्चा एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो आप अगर इस कथन को भी देखें तो ये कहीं ना कहीं सही कथन है, ठीक है। बाकी और भी देख लेते हैं जिससे अंदाजा हो जाएगा। विकास के एक पहलू में किसी भी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, तो निश्चित तौर से ये बात सही है। बाकी विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, यानी इंग्लिश में दे रखा है ये सिक्वेशनल प्रोसेस होती है, ये भी बात सही है। तो हम कहेंगे इसमें से गलत चूज करना था तो वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केवल इसमें एक गलत है, बाकी सभी इसमें सही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13वां। फिल इन द ब्लैंक्स तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्धता, प्रगतिशीलता, परिवर्तन होते हैं। तो ये संबंधित किससे है? तो ये विकास की एक डेफिनेशन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की एक विशेषता नहीं है? आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो बचपन की विशेषता नहीं होगी। तो जैसे प्राकटोली इसे इंग्लिश में प्री गैंग कहते हैं, तो ये निश्चित तौर से बचपन की विशेषता हो जाएगी। इमिटेटिव यानी अनुकरण करना, ये भी एक विशेषता हो जाएगी। ये दो तो हो जाएंगी। सवाल करने की निश्चित तौर से जिज्ञासु होते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। और खिलौने की आई जिसे टॉय बोलते हैं, यानी ये सभी विशेषताएं वो बचपन की विशेषताएं हैं, जबकि इसने पूछा था नहीं है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन में डिलीट किया गया था, ठीक है। डिलीट कह सकते हैं या बोनस दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य एक निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी भी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी जो समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्शक के रूप में चुनाव कर लेता है। तो यह सिद्धांत किससे संबंधित है? अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को पढ़ के, ये विशेषता निकल के आती है कहीं ना कहीं आपके ये कह सकते हैं ये संबंधित हो जाएगी आपके थॉमसन का एक सिद्धांत है बुद्धि में, ये उसकी एक विशेषता है, क्योंकि उसने एक प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया था बुद्धि में। आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आता है, ठीक है। बाकी इसमें और भी दे रखे हैं, जैसे थॉर्नडाइक ने बुद्धि में दिया था बहुकारक का सिद्धांत, ठीक है। और इसने आपके प्रयास एवं त्रुटि के संबंधित आपने देखा होगा व्यवहारवाद में पढ़ के, ठीक है। बाकी गिलफोर्ड ने त्रिआयामी या 3 डायमेंशन थ्योरी दी थी। डस्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था। ये बुद्धि के आप पढ़ेंगे सिद्धांत दोनों में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो जैसे निर्धारण, मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार और कथानक, संप्रत्यक्ष परीक्षण, ये TAT बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक प्रक्षेपी विधि है, बाकी आपकी प्रक्षेपी विधि नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। हालांकि देखा जाए इस क्वेश्चन में हम ये कहते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक हो तो मोस्टली वो प्रतिभाशाली में आ जाते हैं। हालांकि इसमें ऑप्शन उसने 140 भी दे दिया है, ये देख रहे हो ना आप, 140 भी दे दिया है। इस वजह से हम ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है टर्मन के अनुसार, तो वो प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्कूलों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि, आप प्रत्येक ऑप्शन को पढ़िएगा, आप खुद से भी आंसर लगा सकते हैं। हम कहें समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ है या असमर्थ क्यों है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? देखो ये 16 वर्ष है ना, ये इसकी शारीरिक आयु है, और शारीरिक आयु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? शारीरिक आयु को क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, जिसे CA बोल देते हैं शॉर्ट में। और बाकी ये 75 अंक दे रखा है, ये IQ दे रखी है आपकी डायरेक्टली 75 अंक। आपको मानसिक आयु याद करनी है, और मानसिक आयु को मेंटल एज बोलते हैं A। हम IQ बराबर जानते हैं टर्मन के सूत्र से कि MA अपॉन होता है CA,
और मल्टीप्लाई होता है 100, ठीक है। तो इसमें एम ई कितना दे रखा है हमें मालूम नहीं है, एक्स मान लेते हैं। बाकी आपको सी ए कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए 16 वर्ष दे रखा है, तो नीचे 16 रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और हम ये जानते हैं कि आई क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 75, तो यहाँ पर रख देंगे। देखो ये मैं यहाँ पे एक लाइन काट रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। ये बराबर यानी आई क्यू बराबर यानी 75 अंक बराबर x/16 मल्टीप्लाई आपका 100 हो जाएगा। इसे 4 से सॉरी आप एक काम कीजिए, इसे सीधा आप 25 से काटिए, 25 चौक 100, इसे काटेंगे 25 से 75, ठीक है। तो अब बची आपकी 3 = x/16 और मल्टीप्लाई 4। तो एक काम कीजिएगा कि 16 × 48 हो जाएंगे, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। ये 16 × 48 हो जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा, ये इधर लिख देते हैं, ठीक है। 4x बराबर हो जाएगा आपका 48, तो x बराबर हो जाएगा 48/4। अब 48/4 हो जाएगा। अब 4 का भाग देंगे तो 4 × 4 4 दूनी 8, यानी उसकी मानसिक आयु हमने x मानी थी तो निकल के आई है इसमें 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और डायरेक्टली आप कर सकते हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए इतनी सारी चीज़ें बताई हैं। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसे डायरेक्ट ऐसे करेंगे हम, हमें सूत्र तो मालूम है आई क्यू बराबर क्या होता है, आई क्यू बराबर क्या होता है MA/CA और मल्टीप्लाई 100। तो हमें देखो यहाँ पर आई क्यू बराबर MA/CA मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अब इन्हीं में हम रखेंगे, जैसे कि उसकी आई क्यू दे रखी थी 75 बराबर MA कितनी हमें मालूम नहीं है, x मान ली, और CA कितनी दे रखी है 16 वर्ष, तो 16 रखें, मल्टीप्लाई अब 100 करेंगे। तो जो मैंने किया उस हिसाब से करेंगे, तो इसका कितना निकल के आएगा 12 वर्ष आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला बताइएगा। टर्मन ने दिया था बुद्धि लब्धि बराबर ये दे रखा है, तो ये किसने दिया था, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है उससे संबंधित ही किया है। तो ये टर्मन ने दिया था 1916 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित होती है, तो ये अति सक्रियता जिसे हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं ये संबंधित होगी, या कम बोधगम्यता से संबंधित होगी, या अभिसारी चिंतन से होगी, या अपसारी। हम जानते हैं जब भी आपकी सृजनात्मकता आ जाए 2-3 शब्द होते हैं, एक तो अपसारी चिंतन और आउट ऑफ बॉक्स सोचना, ठीक है, और जिसमें आपका दिमाग चले, यानी मीन्स ये है कि आप विभिन्न प्रकार से सोच सकते हैं एक ही चीज़ के बारे में, तो वही होती है अपसारी चिंतन कह लीजिए, अपसारी से चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग कह सकते हैं, या आपकी क्रिएटिविटी बोल सकते हैं उसे ही। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें से बताना है कौन सी समायोजन को बढ़ावा देती है, इसमें से एक चीज़ है जैसे तीव्र चिंता, ये तो गलत बात है। बीमारी का डर, ये भी गलत बात है। अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, ये भी आपका कहीं ना कहीं गलत है। ये गए कि विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, यानी फ्री आपको करना है न्यूरोटिक, यानी जो आपके न्यूरॉन से संबंधित, फियर्स एंड एंजाइटी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति में नव्यता होती है, जिसे आप कहते हैं एक्सप्रेशन, यानी जो आपकी नॉवेल्टी इन एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ता में नव्यता मिलेगी। जिज्ञासु होंगे बच्चे, वार्तालाप प्रियता होगी इनकी। अति शीघ्रता नहीं होती, ये अति शीघ्रता तो आपकी जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं ना, ये उनकी विशेषता होती है, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3, हालांकि इसमें तो ऑप्शन भी नहीं दे रखा है, तो आपको इसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करने हैं फिर तो, यानी 2 ऑप्शन। हालांकि मैंने विशेषता बताई है वो गलत भी नहीं बताई है, इसमें से यूँ नहीं बताई है जो है ना, ये वाली नहीं होगी, वार्तालाप में प्रियता, ये जरूरी नहीं है प्रियता हो, तो इसका मतलब पहला और दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर फिर कौन सा हो जाएगा तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लो में हमने तीसरा भी लगा दिया था, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है, इसे आप कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, द्वंद्व बोलते हैं। ये भी 4 प्रकार की होती है, जैसे कि आपकी उपागम होता है एक, तो हालांकि एक क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे। एक होता है परिहार होता है, ठीक है, और एक होता है उपागम परिहार भी होता है, ठीक है। एक और प्रकार होता है, ये 4 प्रकार के होते हैं, देखेंगे इन्हें भी, इस प्रकार के क्वेश्चन बने के आएंगे। तो ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है 25 नंबर क्वेश्चन का, आपको एक्चुअल में क्या है कि इसकी एक विशेषता बतानी है। एक 20 नंबर क्वेश्चन होगा, इसमें से देखना कौन सा नंबर है, ये वाला। देखो एक्चुअल में क्या हुआ था, बोर्ड के द्वारा इसके 2 आंसर मान लिए गए थे, हालांकि आप खुद पढ़ के देख लेना। बुद्धि का फॉर्मूला किसने दिया था, सिंपल आता है, जिसमें 100 लग रही हो निश्चित तौर से हम ये कहते हैं आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो टर्मन ने दिया है। हालांकि इसमें विलियम स्टर्न थे ना, इन्होंने तो केवल ये चीज़ बताई थी। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस बोर्ड ने इसने ए और बी आंसर मान लिया था इसका, हालांकि ये गलत माना था उसने, हालांकि टर्मन इसका राइट आंसर है एक्यूरेट। विलियम स्टर्न है ना, ये इससे पहले 1912 में उन्होंने क्या किया था कि IQ बराबर इन्होंने MA/CA केवल ये फॉर्मूला दिया था, इसमें 100 नहीं लगाई हुई थी।
टर्मन ने आगे लगाई थी इसमें 100, तब आके है ये फॉर्मूला सही बना था कंप्लीट रूप से, और बाकी ये अधूरा ही था जब तक 100 नहीं लगी थी। तो बोर्ड ने फिर इसे भी आंसर मान लिया, कोई प्रूफ दिया होगा निश्चित तौर से किसी ने, तो उसमें 100 नहीं लगी हुई थी, ये आप बोर्ड ने नहीं पहचान पाया, पता नहीं क्या क्या वजह रही थी, उन्होंने ये भी आंसर मान लिया था। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वाला हम क्वेश्चन कर रहे थे 25 नंबर। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वो औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना किसकी है? अब देख लीजिएगा, क्वेश्चन में भी उसने लैंग्वेज बना के कन्फ्यूजन सा कर दिया है। ठीक है, देखो अगर रवि लेखन में अच्छा है तो निश्चित तौर से उसे डिस्ग्राफिया तो होगा नहीं, क्योंकि लेखन संबंधित जो विकृति होती है उसे बोलते हैं, तो ये ऑप्शन तो कट गया। देखो बोलने से संबंधित विकृति है कि नहीं है अभी देखेंगे, डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित है या नहीं है। इसमें एक बार और सेंटेंस को पढ़िएगा, ये कह रहा है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी रखता है। ठीक है, ये बात तो सही है। हालांकि पढ़ने और वर्तनी और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। ठीक है, उसके गणित ग्रेड काफ़ी अधिक है, तो हम ये कहेंगे डिस्कैलकुलिया की भी उसे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैथ में अच्छा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। ठीक है, यानी हमने 2 ऑप्शन काट दिए हैं। ठीक है, अब देखो डिस्पेजिया का मतलब होता है बोलने से संबंधित विकृति, इसमें बोलने से लेकर कोई स्टेटमेंट की बात नहीं हुई है, तो हम इसे भी काट देंगे। अब एक ऑप्शन बता डिसलेक्सिया। ठीक है, यही कह रहा था कि उसे हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान में उसे ग्रेड बहुत कम है, तो इसका मतलब उसे है पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया है, यानी वो पढ़ने से संबंधित विकृति है जिसे हम डिसलेक्सिया कहेंगे। ठीक है, मैंने तो ये सभी चीज़ें हैं विशेषता को लेकर एक एक ऑप्शन काट के बताया, हालांकि आप इसे पहली कथन से ही समझ जाते हैं कि उसे पढ़ने से समझ डिसेबिलिटी है, मुझे बताने के लिए कि आपको अगर डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं आ रही तो ऑप्शन काट के भी निकाल सकते हैं उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद का है? हालांकि ये कथन है भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपके स्किनर से संबंधित है। इसे ही वो नेशनल हाईवे कहते हैं, इसे ही आपका सुपर हाईवे भी बोल देते हैं, ये परिभाषाएँ ऑलरेडी आ चुकी हैं परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 27वां है, और ये कह रहा है कि कक्षा 2 का कोई छात्रा है जिसका नाम है सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के बारे में सवाल करवाए। अगले दिन वह बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाती है या सही करवाया है। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? सिंपल है, ये आपका सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा, क्योंकि उसने कहीं एक जगह से ज्ञान सीखा है, वो दूसरी जगह उसका उपयोग कर रही है, तो हम उसे सकारात्मक स्थानांतरण बोलते हैं, तो या इसे पॉजिटिव ट्रांसफर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि इसमें से बताना पुनर्वलन का सिद्धांत कैसे संबंधित है। हालांकि आप जानते हो क्रिया प्रसूत जिसे ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी बोलते हैं, स्किनर की है ये, तो ये उसी से संबंधित हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 29वां, क्वेश्चन लंबा है, देखेंगे लंबे में कितना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये कह रहा है कि उदाहरण का चयन कीजिएगा जो आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रदर्शित करता हो या दर्शाता हो। आप सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा। हम कहेंगे जो मेगा है अपनी जो भी परियोजना है, जो प्रोजेक्ट कार्य है, वो के लिए विभिन्न स्रोत तलाश कर रही है, क्योंकि वो नई जानकारी प्राप्त करने के लिए कैसी है, उत्सुक है या रुचि रखती है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये सही है, बाकी ये सभी थे वो बाह्य हो जाएंगे, यानी बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो देखो थॉर्नडाइक ने किया है, स्किनर ने किया है और कॉलर ने किया है। ब्लूम ने तो केवल शैक्षिक जो उद्देश्य होते हैं ना आपके, उनके बारे में वर्णन किया है, जिसमें आपने 3 प्रकार बताए थे इन्होंने। एक तो आपका ज्ञानात्मक होता है, दूसरा आपका भावात्मक होता है, तीसरा आपका क्रियात्मक होता है जिसे हम साइकोमोटर बोलते हैं। तो इस प्रकार है, और वो भी इसने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्णन किया था, बाकी भावात्मक था क्रियत्वाल और मसीहा ने किया था, बाकी क्रियात्मक का सिम्पसन ने किया था, और इनके स्टेप भी पूछे जाते हैं शिक्षण विधियों में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं।